हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ एड। लास्ट क्लास में हमने किया था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ द एविडेंस एक्ट। आज हम पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 2। सेक्शन 3 हम लोग सबसे पहले करेंगे। सेक्शन 3 की हेडिंग है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस किन चीजों की दी जा सकती है, ये सेक्शन 3 में कहा गया है। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ इन एनी सूट, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। यहाँ किसी सूट या प्रोसीडिंग की बात हो रही है। सूट यानी सिविल सूट हो गया और प्रोसीडिंग यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई। ऑफ द एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर हियरिन डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर। तो यहाँ पे दो बात कही गई। सबसे पहले, या तो हम एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पे दे सकते हैं एविडेंस। किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को जब प्रूव करना होगा तो हम एविडेंस दे सकते हैं। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट, और सच अदर फैक्ट्स भी दे सकते हैं एज आर हियर इन डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट, जो कि इस चैप्टर में डिक्लेयर किया जा चुका है कि वो रेलेवेंट है, मतलब सुसंगत तथ्य है वो। एंड ऑफ नो अदर, और किसी भी तरह की नो अदर फैक्ट शुड बी गिवन। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट हमने सेक्शन 3 में ये पढ़ा कि एविडेंस दिया जा सकता है फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट्स का, और किसी भी अदर एविडेंस को नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure code। इसका ये मतलब है कि सिविल प्रोसीजर में जहां पर किसी पर्सन को रोका जा चुका है या स्टॉप किया जा चुका है, स्टॉपल का सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टॉपल का मतलब होता है कि किसी भी चीज से हमें रोका जा चुका है, स्टॉप किया जा चुका। तो जिन चीजों से हमें स्टॉप किया जा चुका है एविडेंस देने के लिए, वो यहाँ पे डिसएंटाइटल हो जाता है वो पर्सन कि हम यहाँ पे उस तरह का या वो प्रूफ नहीं दे सकते हैं, एविडेंस नहीं दे सकते हैं। प्रूफ जो होता है वो एंड रिजल्ट होता है किसी भी एविडेंस का। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death। यहाँ पे with intention of causing death, A ने कोशिश की B की डेथ कारित करने की by beating him। तो एट A's ट्रायल, A की जब ट्रायल चल रही होगी, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू, ये सारे फैक्ट्स इशू में हो जाएंगे। सबसे पहला, A is beating B with the club। फैक्ट इन इशू हमने क्या पढ़ा था? फैक्ट इन इशू का मतलब होता है मैटर इन डिस्प्यूट, समथिंग विच इज डिस्प्यूटेड, दैट इज फैक्ट इन इशू। यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट्स इशू में हो जाएंगे या विवादक तथ्य बन जाएंगे? सबसे पहला, ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, क्या ए ने बी को क्लब से मारा है? सेकेंड, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, और क्या ए के मारने से बी की डेथ हुई है? एंड थर्डली, ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या ए की इंटेंशन थी, क्या ए का ये आशय था कि वो बी की हत्या कर देगा? तो ये तीन फैक्ट इन इशू बन गए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, a suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies। This section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of proceeding otherwise than in accordance with condition prescribed by the Code of Civil Procedure। इलस्ट्रेशन बी जो है वो हमने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन पर यह आधारित है। जो एक सूटर था, हु डज नॉट ब्रिंग विद हिम, वो अपने साथ उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं आया या उन बॉन्ड को यहाँ पे लेकर नहीं आया जिसपे वो रिलाई कर रहा था अपने केस में। तो ये सेक्शन उसे इनेबल नहीं करेगा कि वो उस बॉन्ड को आगे चल के किसी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग कि वो प्रोड्यूस कर सके। ये सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3, उस पर्सन को इनेबल नहीं करेगा। मतलब उस पर्सन पे अगर सीबीसी में एक बार रोक लग गई है तो ये वाले सेक्शन में भी उस पर रोक लग जाएगी कि वो उस एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है कोर्ट में। दिस इज इलस्ट्रेशन बी। देन कम्स सेक्शन 4, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन हमने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 6 में पढ़ा था, यहाँ हम सेक्शन 4 में पढ़ रहे हैं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे भी कहा जाता है। आई होप यू गाइज रिमेंबर। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो इशू में तो नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू,
वो इस हद तक या इस तरीके से फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हैं, और अ रिलेवेंट फैक्ट, या तो वो किसी फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है या वो रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। वो फैक्ट्स इन फैक्ट से इस हद तक कनेक्टेड है, फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट से, कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो उन फैक्ट्स को सेक्शन 4 में रेलेवेंट मान लिया जाएगा, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो जिन फैक्ट्स की हमने बात की कि वो फैक्ट इशू में तो नहीं है, बट वो इस तरह से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के, कि वो सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 4 में वो एविडेंसेस या वो फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएंगे, वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम्स, या तो वो किसी सेम जगह पर या सेम समय पर हुए हों, या फिर डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस पर हुए हों। इलस्ट्रेशंस देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। A is accused of murder of B by beating him. A को यहाँ accused माना गया है कि उसने B की हत्या की है by beating him. Whatever was said or done by A, A के द्वारा जो भी किया गया या कहा गया, और by the और the bystanders at the meeting, या आस पड़ोस वहां जितने लोग खड़े थे या सुन रहे थे, और so shortly before or after it as to form part of transaction is a relevant fact। या तो वहां आस पड़ोस में जो लोग खड़े थे उसकी चीख सुन रहे होंगे, या उसे जब ए बी को जब मार रहा था तो उसकी आवाज आ रही होगी, या सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, या उसके मारने से जस्ट पहले या जस्ट बाद जो भी एक्शंस हुए हैं, जो भी इश्यूज वहां पे अराइज हुए हैं, वो इवन दो दैट इज नॉट द प्रॉपर इशू इन दिस केस, बट दैट इशू इज सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट कि वो सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर्म कर दे रहे हैं, और यहाँ पे वो रेलेवेंट हो जाएंगे, या तो वो किसी सेम जगह पर हुए हो या डिफरेंट जगह पर हुए हो, या सेम प्लेस या ये सेम टाइम या डिफरेंट टाइम पे हुए हो। नेक्स्ट कम illustration B, A is accused of waging war against the government of India. See, यहाँ पे A को तो accuse बना दिया गया waging war against government of India के लिए, by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, जहाँ पे property destroy हुई है, troops attacked हुए हैं, jails को तोड़ा जा चुका है। The occurrence of these facts is relevant as forming part of general transaction, though A may not have been present at all of them। जहां पे भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई या ट्रूप्स अटैक हुए हैं या जेल्स को तोड़ा गया है, उन जगहों पे हो सकता है कि ए जिसे एक्यूज्ड बनाया जा रहा है इस केस में, वो सारे जगहों पे अवेलेबल ना हो, उस वक्त वो प्रेजेंट ना रहा हो, लेकिन ये सारी चीजें जनरल ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रही है। आफ्टर ऑल ये सारी चीजें मिला के ही तो वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो इस केस में ये सारे फैक्ट्स जो भी डिस्ट्रॉय हुई है प्रॉपर्टी, ट्रूप्स अटैक हुए हैं, जेल्स को तोड़ा गया, ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी, although A may not have been present at all of them। A sues B for libel। लिबल क्या होता है? ये एक तरह का डिफेमेशन होता है, रिटन डिफेमेशन को लिबल कहते हैं। तो A ने B को सू करा, contained in a letter forming part of correspondence, letters between the parties relating to subject out of which libel arose and forming part of correspondence in which it is contained are relevant fact, though they do not contain the libel itself। तो A ने B को सू करा लिबल के लिए कि B ने लेटर के माध्यम से मुझे डिफेम किया है। तो जितने भी लेटर्स हैं इन कनेक्शन विद दैट, हो सकता है कि हाँ बी ने कुछ लेटर में ऐसा लिखा है कि दैट इज डिफेमेशन, और किसी अदर पर्सन जिससे उसने डिफेम करा है उस पर्सन के साइड से कोई रिप्लाई आई होगी, फिर बी ने फिर कुछ और उसमें रिप्लाई किया होगा, तो सारे जो लेटर्स हैं सारे एक ही पार्ट, इन सब सारे के सारे लेटर्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, इसलिए वो सारे लेटर्स रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। दो उन सारे लेटर्स में जरूरी नहीं है कि लिबल कंटेन हो। The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो गुड्स ऑर्डर्ड हुए थे फ्रॉम बी, क्या उसे ए को डिलीवर किया गया है। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली इंटरमीडिएट पर्सन को डिलीवर किया गया है, तो ईच डिलीवरी इज अ रेलेवेंट फैक्ट। जो गुड्स ऑर्डर्ड हुए फ्रॉम बी, क्या उसे ए को डिलीवर किया गया, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ए तक पहुंचने से पहले हो सकता है उन गुड्स को सेवरल अदर पर्सन्स को भेजा गया हो,
तो वो सारे जो ट्रैवल हुई है, वो गुड्स जहां जहां भी ट्रैवल हुए हैं, तो ये सारे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑल दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट. Next comes section 5. Fact which are occasion, cause or effect of fact in issue or relevant fact. Facts which are occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं. फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, हमें या तो कोई मौका मिल गया, या कॉज हुआ है, या किसी तरह की इफेक्ट हुई है. इफेक्ट या तो वो तुरंत भी हो सकती है या अदरवाइज भी हो सकती है. ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, या तो वो रेलेवेंट फैक्ट के लिए होगी या फैक्ट इन इशू की होगी. और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपेंड, या उस स्टेट ऑफ थिंग को देखा जाएगा कि जिसके अंडर, स्टेट ऑफ थिंग देखा जाएगा जिसके अंडर वो हुई है. और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, या तो वहां कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें कोई क्राइम करने की, अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी का हमने फायदा उठा के कोई एक्ट कर दिया. तो उस अपॉर्चुनिटी कैसे मिली वो अपॉर्चुनिटी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रेलेवेंट हो जाती है. फॉर देयर अक्रेंस और ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है. इलस्ट्रेशन से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है इसके. पहला इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी. यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ए ने बी को लूटा है. द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी के थोड़े से मतलब जस्ट पहले, शॉर्टली बिफोर, ओके शॉर्टली बिफोर है, जस्ट बिफोर द रॉबरी, बी वेंट टू अ फेयर, बी किसी मेले में गया था, विद मनी इन हिज पोजेशन, ठीक है, उसके पास पैसे भी थे, एंड दैट ही शोड इट और मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन आर रेलेवेंट. इलस्ट्रेशन ए में क्या बात कही गई, यहाँ हमने क्वेश्चन उठाया था कि क्या ए ने बी को लूटा है. फैक्ट यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी मेले में गया था, विद मनी इज इन पोजिशन, ठीक है, और उसने वो पैसे किसी पर्सन को दिखाए थे, थर्ड पर्सन को, या उसने ये मेंशन किया था कि हाँ मैं पैसे लेकर आया हूँ. तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी. क्यों रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी थर्ड पर्सन को ये पता है कि हाँ बी ने पैसे लेकर मेले में आए हैं, तो उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो उससे पैसे लूट सकता है. द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, यहाँ ए ने बी की हत्या कारित की है, ये क्वेश्चन है. मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल, मार्क्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, निशान पाए गए ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर मर्डर वाज कमिटेड आर रेलेवेंट फैक्ट्स. क्वेश्चन ये उठा कि क्या ए ने बी की हत्या की है. वहां जमीन पर हो सकता है कि उन लोगों ने किसी मिट्टी वाले जगह पर लड़ाई की हो, तो उस ग्राउंड्स पे उनके निशान पाए जाएंगे, या अगर किसी मार्बल वाली जगह पे या किसी नॉर्मल ग्राउंड पे भी अगर वो लड़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर वो कहीं बाहर से आए हों जहाँ मिट्टी विट्टी लगी हो, अगर वो वहां से आ रहे हैं तो उनके जूतों में मिट्टी के निशान होंगे, तो वो सारे ग्राउंड्स पे मार्क नजर आ गए. हो सकता है उनकी जब हाथापाई हुई तो स्ट्रगल हुआ उन लोगों के बीच में एट और नियर द प्लेस जहाँ मर्डर कमिट हुआ है, तो वह सारी चीजें रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगी. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी. State of B's health before the system ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant fact. यह क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या A ने B को जहर दिया है. B की हेल्थ से ये पता किया जा सकता है या उसके सिम्टम्स से ये पता किया जा सक रहा है कि हाँ पॉइजन से उसकी डेथ हुई है. एंड हैबिट्स ऑफ बी, बी की हरकतें या बी की जो आदतें थी वो ए को पहले से पता थी. अगर उसे पता था कि हाँ बी जो है उसे नींद की दवा खाने की आदत है, तो हो सकता है ए उसकी नींद की दवा को रिप्लेस कर दे पॉइजन से, तो दैट विल बी he will be getting an opportunity for the administration of poison. That will be a relevant fact here. Next come section 6. Any fact is relevant. सेक्शन 6 क्या है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. इसे हम पीसीएम वर्ड से याद कर सकते हैं. पी फॉर प्रिपरेशन हो गया, सी फॉर कंडक्ट हो गया एंड एम फॉर मोटिव हो गया. तो प्रिपरेशन यहाँ पे जो होगा दैट विल बी प्रीवियस, और कंडक्ट यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट कुछ भी हो सकता है. सेक्शन 6 ये कहता है एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव
or preparation for any fact in issue or relevant fact. कोई भी तथ्य सुसंगत तब हो जाएंगे जब वो ये शो कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं कोई भी मोटिव या प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी की कोई कंडक्ट, और ऑफ एनी एजेंट, किसी एजेंट की कोई कंडक्ट, एजेंट कौन, पार्टी की एजेंट, टू एनी सूट या प्रोसीडिंग, मतलब सिविल केस की हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल केस की भी बात कर रहे हैं, in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, the conduct of any person, an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto। बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है, लेकिन सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी भी पार्टी या उस पार्टी के एजेंट के कंडक्ट के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में या उससे रिलेटेड अगर उनका कोई भी एक्ट रहता है या रेफरेंस टू उन फैक्ट इन इशू या फिर कोई भी रेलेवेंट फैक्ट से इन रेफरेंस अगर कुछ भी कंडक्ट यहाँ पे हो रहा है कि वो कंडक्ट के वजह से वो अदर पार्टी या वो पर्सन इन्फ्लुएंस हुआ है तो वो सारे रेलेवेंट हो जाते हैं। अब वो कंडक्ट या तो प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। इसके इलस्ट्रेशंस बहुत ईजी हैं। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सॉरी एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। द वर्ड कंडक्ट, अब यहाँ कंडक्ट का ये मतलब है कि इन दिस सेक्शन कंडक्ट विल नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, कंडक्ट में स्टेटमेंट शामिल नहीं होंगे unless those statements accompany and explain acts। कंडक्ट के साथ अगर हम, कंडक्ट का ये मतलब है कि यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ नहीं आएंगे अनलेस उन स्टेटमेंट को अकम्पनी और एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक्ट्स भी वहां पे हुए हैं। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस अधिनियम। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है ये, ध्यान से देखिए। कंडक्ट का ये मतलब है कि कंडक्ट में सिर्फ स्टेटमेंट नहीं आएंगे, स्टेटमेंट के साथ कोई एक्ट का होना जरूरी है। उस एक्ट को या तो अकम्पनी कर रहा हो ये स्टेटमेंट या एक्सप्लेन कर रहा हो, बता रहा हो कि हाँ उस कंडक्ट के बारे में हमने जो स्टेटमेंट दिया। लेकिन अगर मान लीजिए बट से देख सकते हैं, देखिए, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट। ये एक्सप्लेनेशन रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा है कि हाँ मैंने सिर्फ स्टेटमेंट दिया, मैंने तो कोई एक्सप्लेनेशन या अकम्पनी नहीं कर रहा था उस एक्ट को, तो वो स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंसी ही नहीं रह गई, ऐसा कुछ नहीं है। रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट हम किसी अदर सेक्शन में जाके देख लेंगे, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट को मना नहीं कर रहा है ये एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। Explanation 2. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. So simple. When conduct of any person is relevant, अगर किसी पर्सन का कंडक्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो चुका है तो एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, कोई भी स्टेटमेंट उस पर्सन को किया गया हो या उसकी प्रेजेंस और हियरिंग में किया गया हो विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट, जिस स्टेटमेंट के वजह से उस पर्सन ने अपना कंडक्ट बदल दिया या अपने या उस स्टेटमेंट के वजह से उस पर्सन ने वो कंडक्ट किया है, तब कंडक्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट कर रहा है उस कंडक्ट को, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। मतलब एक्सप्लेनेशन 1 को एक्सप्लेनेशन 2 कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। A is tried for the murder of B. A पे ट्रायल चलाया जा रहा है B की मर्डर का। The fact that A murdered C, that B knew that B को यहाँ knowledge थी that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. Look, इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि A को ट्राई किया गया B की मर्डर के लिए और फैक्ट ये है कि A ने C को मारा था और B को इस बात की जानकारी थी कि A ने C को मारा है और वो A को धमकी दे रहा था मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए कि आई विल मेक दिस नॉलेज पब्लिक, अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं देते हो मैं सबको बता दूंगा, मैं पुलिस को बता दूंगा, मैं यहाँ कंप्लेन कर दूंगा, ऐसे इस तरह से B A को धमकी दे रहा था। तो ऑफ कोर्स A के पास भी यहाँ पे जेन्युइन वजह मिल गई उसे B की मर्डर करने की, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। A sues B upon a bond for payment of money. B denies the making of bond.
ए ने सू किया कि बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी के लिए, तो बी ने मना कर दिया कि हमने तो कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन बॉन्ड वाज एलिज्ड टू बी मेड, फैक्ट यहाँ पे है कि जिस वक्त पे ये कहा जा रहा है कि बॉन्ड बनाया गया है, बी रिक्वायर मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। ए ने सू किया बी को कि आपने बॉन्ड बनाया था लेकिन पेमेंट तो नहीं की आपने पैसे की, तो बी ने मना कर दिया कि हमने तो कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं। तो ये फैक्ट जब देखा जाएगा कि ए कह रहा है कि हाँ इस वक्त बी ने बॉन्ड बनवाया था और उस वक्त बी को पैसे की जरूरत थी किसी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, ए पर ट्रायल चलाई जा रही है बी की मर्डर की। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, डेथ से पहले, बी की डेथ से पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलेवेंट। अब ए पे ट्रायल चलाया जा रहा है बी के मर्डर के लिए जो कि पॉइजन से हुई है, और ये फैक्ट हमें मिल चुका है कि जस्ट बिफोर बीज डेथ ए ने सिमिलर पॉइजन खरीदा था दुकान से, या उसके पास सिमिलर पॉइजन था प्रेजेंट जस्ट पहले, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी क्योंकि दिस फैक्ट इज सो कनेक्टेड विद द फैक्ट ऑफ मर्डर ऑफ बी। द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए, ये क्वेश्चन उठा है कि क्या जो सर्टन डॉक्यूमेंट है वो ए की विल है। तो the fact that not long before the date of alleged will, A made inquiry into the matters, ज्यादा पहले नहीं, विल बनाने के कुछ टाइम पहले, जब कहा जा रहा है कि इस वक्त विल बनी है उसके कुछ टाइम पहले, A made inquiry into the matters to which the provisions of the alleged will relate, that he consulted advocates in reference to making the will। अब विल बनने के जस्ट पहले उसने एडवोकेट से कंसल्ट किया है रिगार्डिंग द विल, एंड दैट ही कॉज ड्राफ्ट्स ऑफ अदर विल टू बी प्रिपेयर्ड, और उसने ड्राफ्ट भी तैयार करवाया है अदर विल्स का ऑफ विच ही डिड नॉट अप्रूव। तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, द फैक्ट दैट आइदर बिफोर or at the time of or at the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the fact of the case as appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of person who might have been witnesses or suborned persons to give false evidence respecting it are relevant। ठीक है, एक ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम है, तो आइदर बिफोर या फिर जस्ट क्राइम सीन से जस्ट पहले उसने अदर अपने फेवरेबल में सारी चीजें दी है और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है एविडेंसेस को, कंसील कर दिया है, या प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ अदर विटनेसेस को, तो ये सारी चीजें रिलेवेंट हो जाएगी। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड, बी के रॉब्ड होने के बाद, सी सेड इन ए's प्रेजेंस, ए की प्रेजेंस में सी ने बोला द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब्ड बी। बी को जब लूटा जा चुका था उसके बाद सी ने ए के सामने ये कहा कि पुलिस आ रही है देखने, पकड़ने आ रही है उस पर्सन को जिसने बी को लूटा है, और इमिडिएटली ये सुनते ही ए वहां से भाग गया, तो दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। अगर ए ने उसे लूटा ही नहीं होता तो वो क्यों वहां से भागता, तो ये चांसेस है कि हाँ ए हो सकता है कि ए ने बी को लूटा हो, तो दिस बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट कि वो पुलिस का नाम सुनते ही वहां से भाग गया। द क्वेश्चन इज वेदर A owes B 10,000 rupees. The fact that A asked C to lend him money and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees, and that A went away without making any answer. So this will be a relevant fact. यहाँ क्वेश्चन ये उठा कि क्या A ने B से 10,000 रुपए लिए हैं और A asked C to lend him money, ए ने सी को कहा पैसे देने के लिए, और डी ने उस वक्त ये कहा कि ए के सामने ये बात कहा कि आई एडवाइज यू, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप ए को ट्रस्ट मत करिए क्योंकि उसने बी से भी 10,000 रुपए लिए हुए हैं, और इसका जवाब दिए भी नहीं ए वहां से चला गया, तो ये सारी चीजें रिलेवेंट होगी। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, द फैक्ट दैट ए absconded after receiving the letter warning A that inquiry was being made for the criminal and the contents of the letter are relevant। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या ए ने क्राइम कमिट किया, और ये फैक्ट है कि ए वहां से भाग जाता है आफ्टर रिसीविंग अ लेटर,
जिसमें ये वार्निंग लिखी हुई है कि वार्निंग ए दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल, कि क्रिमिनल के लिए इंक्वायरी की जा रही है, और कंटेंट्स ऑफ लेटर, तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो गई। ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। ये सारे इलस्ट्रेशंस बहुत ही ईजी हैं, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। द फैक्ट दैट आफ्टर द कमिशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम, इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हुआ कि एक को तो एक्यूज मान लिया गया किसी क्राइम का, और फैक्ट वहां पे ये है कि आफ्टर द कमिशन ऑफ एलिज्ड क्राइम, जब क्राइम कमिट हो चुकी है उसके बाद ए एब्सकॉन्डेड, ए भाग गया, और वॉज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द क्राइम, वो पोजीशन में उस प्रॉपर्टी की या प्रोसीड्स की एक्वायर्ड बाय द क्राइम, जो क्राइम क्राइम जिस प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे हो रही है, एक को एक्यूज माना गया किसी क्राइम के, और जब जैसे ही क्राइम हो वो वहां से भाग गया, या फिर वो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि हाँ क्रिमिनल के पास ये प्रॉपर्टी है, या जैसे ए अगर स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर उस पर क्राइम ये एक्यूजेशन लगा है कि उसने चोरी की है, तो ये तो डेफिनेट बात है कि हो सकता है चोरी का सामान या तो उसके पास हो, या उसने किसी और को बेच दिया हो, या अपने किसी अदर साथी को दे दिया हो। तो ये सारी चीजें रिलेवेंट हो जाती हैं अगर उसके पास पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मिल रहा है, या अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है कि कंसील करने का, विच वेर और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग इट, आर रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन जे। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेप्ड। The fact that shortly after the alleged rape, A made a complaint relating to the crime. The circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint, A said that A had been raped is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as dying declaration under clause A of section 26 or as corroborative evidence. See, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, क्वेश्चन ये उठा कि क्या ए के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो फैक्ट ये था कि शॉर्टली आफ्टर, जब जैसे रेप कमिट हुआ उसके बाद उसने कंप्लेंट करी रिलेटिंग टू द क्राइम, और उसने सर्कमस्टांसेस बताया सारा कंप्लेंट में बकायदा कि क्या हुआ व्हाटएवर, तो वो सारी चीजें वो रेलेवेंट हो गई। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप, जितने भी जो भी सर्कमस्टांसेस वहां पे थे उसने वो कंप्लेंट करा, तो दिस बिकम्स हर कंडक्ट। ठीक है, क्योंकि कंडक्ट हमने क्या देखा, या तो वो प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है या सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है, तो इस वाले इलस्ट्रेशन में यहाँ पे सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो रहा है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। पर अगर फैक्ट ऐसा होता कि विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, कंप्लेंट किए बिना उस ए पर्सन ने ये कहा कि आई हैव बीन रेप्ड, तो दिस विल नॉट बी रेलेवेंट एज कंडक्ट, ये कंडक्ट की तरह रेलेवेंट नहीं होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ऑल्दो उस पर्सन ए पर्सन के स्टेटमेंट को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 26, या फिर उसके स्टेटमेंट को हम कोरोबरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं सेक्शन 160 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है सेक्शन 6 का। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रॉब्ड। क्वेश्चन ये उठा कि क्या ए को लूटा गया है। फैक्ट दैट सून आफ्टर द एलिज्ड रॉबरी, रॉबरी के होने के सून बाद ए मेड अ कंप्लेंट, ये कंप्लेंट करता है रिलेटिंग टू द ऑफेंस, सर्कमस्टांसेस अंडर विच द टर्म इन विच द कंप्लेंट वाज मेड, उसने सर्कमस्टांसेस बताया, टर्म्स बताया कि और फिर कंप्लेन कर दिया उसने रॉबरी की। द फैक्ट दैट ए सेड ही हैड बीन रॉब्ड, तो ये सारी चीजें पहले तो रेलेवेंट हो जाएगी, उसने अपने रॉबरी होने के जस्ट बाद उसने कंप्लेन कर दिया और सर्कमस्टांसेस वगैरह बता दिए, तो दैट विल बी रेलेवेंट। और यहाँ सेकंड सिनेरियो ये हो जाता है, ए सेड ही हैड बीन रॉब्ड, उसने ये बात कह दी कि हाँ रॉबरी हुई है विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, लेकिन उसने कोई कंप्लेन ही नहीं करी, तो ये रेलेवेंट नहीं होगी एज कंडक्ट। क्योंकि कंडक्ट अगर हम देखा जाए तो हमने इलस्ट्रेशन में क्या, सॉरी एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा था, जो भी कंडक्ट रहेगी दैट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस उस स्टेटमेंट के साथ कोई एक्ट होना जरूरी हो। और इलस्ट्रेशन जे और इलस्ट्रेशन के लैटर पार्ट में कंडक्ट तो हो ही नहीं रहा, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट कही जा रही है, इसीलिए वो स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं हो रहा है। ऑल्दो वो उस स्टेटमेंट को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं सेक्शन 26 में, या फिर कोरोबरेटिव एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं सेक्शन 160 में।
तो आज हमने सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 करा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 7 करेंगे। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो काइंडली कमेंट। थैंक यू।